जीएस स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ताजिब हुसैन। आज हम लोग इस वीडियो में भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित जानकारी को प्राप्त करेंगे। आधुनिक भारत के अंतर्गत यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यूरोपीय कंपनी यानी यूरोप की जो सब कंपनी व्यापार करने के लिए भारत आती है, उसके संबंध में जानकारी को प्राप्त करना किसी की एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग आज पुर्तगाल कंपनी के बारे में जानकारी को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जिन्होंने हमारे जीएस स्मार्ट क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, बिना कोई देरी किए हम लोग प्रारंभ करते हैं। भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनी का आगमन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। यानी कि भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनी का आगमन कब हुआ? तो याद रखिएगा, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। इसके आगमन का क्रम इस प्रकार है, यानी कौन सबसे पहले आते हैं, कौन सबसे बाद आते हैं, उसे देखते हैं। भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले पुर्तगाल आते हैं। कब आते हैं? 1498 ईस्वी में, याद रखिएगा। पुर्तगाल के बाद अंग्रेजों का आगमन होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में 1600 ईस्वी में। डच का आगमन होता है 1602 ईस्वी में। डेनिश का आगमन होता है 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी कंपनी भारत आती है व्यापार करने के लिए 1664 ईस्वी में। और सबसे अंत में आती है स्वीडिश कंपनी 1761 ईस्वी में। तो दोस्तों, याद रखिएगा, पुर्तगाल कंपनी सबसे पहले व्यापार करने के लिए आती है और स्वीडिश कंपनी सबसे अंत में। कुल 6 कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है। इसका यह क्रम दिया हुआ है, इसे ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में इससे भी प्रश्न बनते हैं। अब हम लोग पुर्तगाल संबंधी जानकारी को प्राप्त करेंगे। भारत में व्यापार करने के लिए यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगीज भारत आए। यानी कि उन 6 कंपनियों में सबसे पहले कंपनी किसकी आई? पुर्तगीज की आई। यानी भारत से व्यापार करने की शुरुआत किसने की? पुर्तगाल ने की। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया जा रहा है उत्तमाशा अंतरीप। याद होगा, उत्तमाशा अंतरीप कहाँ है? अफ्रीका महादेश का मैप देखिए, उसके नीचे वाले भाग को, इस भाग को केप ऑफ गुड ऑफ या उत्तमाशा अंतरीप के नाम से जानते हैं। यानी इसी का चक्कर लगाते हुए, इसके नीचे घूमते हुए वास्को डी गामा भारत तक पहुंचते हैं। तो वही बताने का प्रयास किया गया है यहाँ पर। उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर लगाते हुए अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 17 मई, याद रखिएगा, 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पक डाबू, क्या नाम है? कप्पक डाबू नामक स्थान पर वास्को डी गामा अपना बेड़ा लेकर पहुंचे। यह वास्को डी गामा जो है, केप ऑफ गुड ऑफ का चक्कर लगा करके 17 मई 1498 को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पक डाबू नामक स्थान पर पहुंचते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। कालीकट के एक प्रसिद्ध हिंदू राजा, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरीन थी, क्या थी? जमोरीन, ने वास्को डी गामा का हार्दिक स्वागत किया और उसे मसाले और जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने की आज्ञा दी। यानी जमोरीन ने उसका स्वागत किया वास्को डी गामा का और उसे मसाला, जड़ी बूटियां इत्यादि दी और उस नाव पर सवार लेकर वे पुर्तगाल चले गए। कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने पहली बार जो मसाला लेकर पुर्तगाल गए, उसमें उन्हें खर्च को काटकर 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। यानी आने जाने में, पुर्तगाल से भारत आने जाने में वास्को डी गामा को जो खर्च हुआ, उस खर्च को काट देने के बाद भी उसे 60 गुना मुनाफा प्राप्त हुआ। यानी काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ उसे। इस तरह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ थी? लिस्बन, धीरे धीरे कुछ समय के लिए यूरोपीय व्यापार का केंद्र बन गया और पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की। यानी कि अन्य यूरोपीय देशों में पुर्तगाल की स्थिति अच्छी हो गई व्यापार के मामले में। इस कारण पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की। सन 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल
नाम याद रखिएगा, थोड़ा लंबा नाम है। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा। पहला पहुंचा था अभी हम लोग देखें 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के नेतृत्व में, और यह दूसरा अभियान पहुंच रहा है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में। किसके? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली अभियान। आगे बढ़ते हैं। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया, यानी कि वास्को डी गामा 2 बार भारत आते हैं व्यापार के उद्देश्य से, एक 1498 में और दूसरी बार 1502 में पुनः भारत आते हैं और कालीकट बंदरगाह से फिर मसाला और अन्य चीज़ें लेकर जाते हैं। 1503 ईस्वी में पुर्तगाल ने कोचीन में, कोचीन कहाँ है? केरल में, पुर्तगाल ने कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई, अर्थात पुर्तगाल का भारत में पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित हुई। पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री कहाँ खुली? कोचीन में। कब खुली? याद रखिएगा 1503 ईस्वी में। आगे देखते हैं। 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई। पहली फैक्ट्री कोचीन में, दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में। पहली फैक्ट्री 1503 में, दूसरी फैक्ट्री 1505 में। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। यानी प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। तो आइए हम लोग फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अल्मीडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाया गया। अगर प्रश्न पूछता है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो आंसर क्या होगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यह 1505 से 1509 ईस्वी तक पुर्तगाली गवर्नर रहा। आगे बढ़ते हैं। अल्मीडा को सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया। जब अल्मीडा गवर्नर के रूप में भारत आ रहे थे तो पुर्तगाल की सरकार ने निर्देश दिया था कि वह भारत में ऐसे दुर्ग बनाए जिसका लक्ष्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित हो सके। यानी ये लोग व्यापार पर और समुद्री शक्ति पर ज़्यादा जोर दे रहे थे, यानी व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित हो, इसको निर्देश दिया गया था। इस प्रकार अल्मीडा ने, यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने मूल उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था। यानी उसका उद्देश्य था बिना किसी युद्ध के शांतिपूर्वक व्यापार करना। उसकी यह नीति इतिहास में ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति के नाम से जानी गई। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि शांत जल की नीति किसने बनाई, तो याद रखिएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसे हम ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अब हम लोग इनके बारे में जानते हैं। यह भारत में नियुक्त होने वाला दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था, यानी सेकेंड था। यह 1509 से 1515 ईस्वी तक पुर्तगाली गवर्नर रहा। कब से कब तक? 1509 से 1515। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी कि भारत में पुर्तगीज शक्ति जो फैली यानी स्थापित हुई, उसका वास्तविक संस्थापक जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। 1510 ईस्वी में, कब? 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही से गोवा जीत लिया। यह याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गोवा को किसने जीता? तो अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही से। कब जीता? 1510 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क ने दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी मलक्का पर नियंत्रण कब हुआ पुर्तगालियों का? 1511 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अल्बुकर्क भारत में अस्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था, यानी अस्थायी रूप से वह यहाँ बसना चाहता था। इसलिए उसने स्वदेशवासियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अगर आप भारतीय स्त्री से विवाह करेंगे तो यहाँ के लोग आपको बाहरी नहीं मानेंगे और हम लोग यहाँ अस्थायी आबादी बसा सकते हैं। यह अल्बुकर्क का मानना था। अल्बुकर्क भारत में सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगा दी। यानी किसी छोटे से एरिया में से ही
लॉर्ड विलियम बेंटिक से पहले भी अगर किसी ने रोक लगाई है सती प्रथा पर तो वह है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने गोवा में सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई थी। आगे बढ़ते हैं। अल्बुकर्क ने कोची यानी केरल को अपना मुख्यालय बनाया। कोची को अपना मुख्यालय बनाया। पूछा जाता है कोची को अपना मुख्यालय किसने बनाया, तो अल्बुकर्क ने बनाया। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण गवर्नर के रूप में हम लोग नीनो डी कुन्हा को जानते हैं। आइए नीनो डी कुन्हा के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। अल्बुकर्क के बाद यह प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर था। 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा ने कोचीन के जगह गोवा को पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बनाया। यानी कोचीन को राजधानी किसने बनाया था, अभी हम लोग देखे अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, लेकिन नीनो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में कोचीन के जगह गोवा को पुर्तगाली की राजधानी बनाया। 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा ने। नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सैंथोम और बंगाल के हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करके भारत के समुद्री व्यापार तट और भी पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार कर दिया। यानी कि सैंथोम और पुर्तगाल पर अधिकार जब हो गया नीनो डी कुन्हा के द्वारा, तो पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार हो गया। यानी अगर प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली साम्राज्य किसने फैलाया, तो नीनो डी कुन्हा ने फैलाया। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कहा गया। एस्तादो द इंडिया यानी पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को हम लोग एस्तादो द इंडिया के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार अंग्रेजी कंपनी को हम लोग समुद्री साम्राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं ना, उसी प्रकार पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को हम लोग एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया। पुर्तगाली ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को अपने नियंत्रण में ले लिया और हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए उन्होंने कर लगाने का प्रयास किया। पुर्तगाली ने कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था को लागू किया। एक व्यवस्था थी जिसे हम लोग विस्तार से देखते हैं, जिसके तहत उन्होंने यह व्यवस्था लागू की कि अगर किसी को हिंद महासागर और अरब सागर में व्यापार करना है तो उन्हें पुर्तगाली से कार्टज यानी परमिट यानी लाइसेंस लेना पड़ेगा। पुर्तगालियों ने इस कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था के तहत यह व्यवस्था लागू कर दी कि अगर किसी को हिंद महासागर अरब सागर में व्यापार करना है तो उसे पुर्तगाली से एक परमिट यानी लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी वह व्यापार कर सकता है। इसे हम लोग इतिहास में कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था के नाम से जानते हैं। पुर्तगाली अपने आप को सागर के स्वामी कहते थे। क्या कहते थे? सागर के स्वामी कहते थे और कार्टज आर्मेडा व्यवस्था को उचित ठहराते थे। वह समझते थे कि हम सागर के स्वामी हैं और हम कर लेने के लिए बने हैं, इसलिए वह इस व्यवस्था को उचित ठहराते थे। अब पुर्तगाली प्रभुत्व का पतन। भारत में पुर्तगाली प्रभुत्व का पतन क्यों हुआ, इसके कारणों को हम लोग देखते हैं। भारत में पुर्तगाली के पतन के अनेक कारण थे। यहाँ पर 3 कारण मुख्य रूप से बताया गया है। धार्मिक सहिष्णुता यानी वह भारत के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे, इसके कारण भी उसका भारत में पतन हुआ। चुपके चुपके व्यापार करना भी उसके लिए हानि हुआ, क्योंकि वे अन्य यूरोपीय देशों को नए मार्गों की जानकारी नहीं दी और चुपके चुपके व्यापार किए, जो उसके लिए आगे चलकर घातक सिद्ध हुआ। ब्राज़ील का पता लग जाने पर पुर्तगालियों की उपनिवेश संबंधी क्रियाकलाप पश्चिम की ओर उन्मुख हो गई। उधर ब्राज़ील की तरफ वे लोग ज़्यादा ध्यान देने लगे और इधर भारत की तरफ ध्यान कम पड़ गया। इसके कारण भी भारत में उसका पतन हो गया। पुर्तगाली अधिपत्य का परिणाम यानी पुर्तगाली ने भारत में जो कोठी बनाई, भारत के क्षेत्र को जो विजित किया, उसका क्या परिणाम निकला, आइए हम लोग देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में अपने आधिपत्य की स्थापना के साथ ही धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया। यानी भारत में उन्होंने धर्म परिवर्तन को क्या किया, बढ़ावा किया। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने को प्रोत्साहित किया। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की। पुर्तगालियों ने 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा, क्या नाम है,
मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जो है जियुस संत जेवियर भारत आया। जियुस संत जेवियर किसके साथ भारत आया था? तो पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ भारत आया था। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है 1542 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों को भारत का जापान के साथ व्यापार करने का श्रेय भी दिया जाता है। अगर भारत आज जापान के साथ व्यापार कर रहा है तो इसका श्रेय किसको दिया जाता है? पुर्तगीजों को दिया जाता है। नेक्स्ट, पुर्तगीज मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू, मक्का भारत लाए। याद रखिएगा, तंबाकू, आलू और मक्का लाने का श्रेय भारत को किसको दिया जाता है? पुर्तगीज को दिया जाता है, और ये मध्य अमेरिका से भारत को इस चीज को लाए। नेक्स्ट, पुर्तगाली ने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस छपाई की शुरुआत की। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया? गोवा में स्थापित किया 1556 ईस्वी में। भारत में अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, काली मिर्च, लीची, संतरा पुर्तगालियों की ही देन है, जिन्होंने विभिन्न देशों से प्राप्त किया और भारत को परिचित कराया। तो दोस्तों, पुर्तगालियों का अनेक उपहार भारत को है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पुर्तगालियों ने भारत में जिस स्थापत्य कला का प्रचलन किया उसे गोथिक स्थापत्य कला के नाम से जानते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाता है गोथिक स्थापत्य कला का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा पुर्तगालियों से है। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और 1961 ईस्वी में गोवा को छोड़कर सबसे अंत में गए। अर्थात भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी 1961 ईस्वी तक गोवा पर पुर्तगाली का अधिकार रहा। यानी पुर्तगाल जो है व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में 1961 ईस्वी में पूरी तरह से भारत से जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा? पुर्तगाल के संबंध में जानकारी को आपको उपलब्ध कराया गया है।